हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो सब ठीक, लास्ट लेक्चर समझ में आया। चलिए आज कंटिन्यू करते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके आगे भी जो है हम और दो लेक्चर जो होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको डिटेल में देखना होंगे, बिकॉज आपका एक करंट इलेक्ट्रिसिटी हुआ नहीं रहता है, इसीलिए आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर स्कूल का कुछ याद होगा, 10th में आपने पढ़ा है कि एक रेजिस्टेंस ऐसा होता है, इसके साथ दूसरा रेजिस्टेंस जुड़ा होता है। ये दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में हो तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखा जाता है R1 प्लस R2, है ना। और अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो इन दोनों का रिजल्टेंट लिखा जाता है 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, इक्विवेलेंट इस तरह लिखा जाता है। ठीक, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये आपने स्कूल में पढ़ा है। हम क्या करने वाले हैं, रेजिस्टेंस के बदले हम कैपेसिटर की इस तरह की अगर कॉम्बिनेशन बनती है तो हम उसको देखने वाले हैं कि हाउ द कैपेसिटर्स आर जॉइंड टू वन अनदर, और उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे होगा, और भी उसके बारे में जो जुड़ी हुई सारी पैरामीटर्स है वो हमको देखना है। तो हम सीरीज ग्रुपिंग की बात अगर करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक सर्किट बना लेंगे। मतलब ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, और ये तीसरा कैपेसिटर है। ठीक है, या कंडेंसर बोलो उसको। और हम क्या करते हैं कि इन तीनों को एक कॉमन पावर सप्लाई देते हैं, दैट इज प्लस और माइनस। ठीक है, ऐसे मैंने जोड़ दिया इसको। अब अगर मैं इसको जोड़ दिया हूं तो ये आ जाएगा आपके पास में C1, ये आ जाएगा C2, और ये आ जाएगा C3। ठीक है ना, ये तीन कैपेसिटर आ गए हैं। ये जो वोल्टेज होता है ना, यहाँ याद रखिए बात को कि सीरीज में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रिमेन्स सेम। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको अगर याद होगा कि सीरीज कैपेसिटर के अंदर में, सीरीज रेजिस्टेंस वाले सर्किट में आपको देखा है अपने 10th में कि करंट सेम फ्लो होता है। उसी तरह यहाँ से बैटरी जितना चार्ज प्रोवाइड करेगी वो सारा चार्ज जाएगा, देखो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर चला जाएगा ये प्लस 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 प्लस। ओके, अब क्या होता है मालूम है, ये प्लस की वजह से यहाँ पे, अब ये एक कंडक्टर है, देखो ये कंप्लीट एक कंडक्टर है। अगर मैं इसको आपको ऐसे करके बताऊं, इमेजिन करो ये एक ही तो कंडक्टर है, और ये पहले न्यूट्रल था, तो अभी इसको आपने चार्ज कोई कनेक्ट किया क्या? नहीं, तो अभी भी क्या रहेगा, ये न्यूट्रल। मतलब इनिशियल चार्ज इसके ऊपर क्या था, 0, तो फाइनल चार्ज कितना रहेगा, 0। लेकिन सिर्फ क्या होने वाला है, जैसे कि ये एक कंडक्टर है, ये देखो इसकी इधर वाली प्लेट और इधर वाली प्लेट पे अभी कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है समझो। लेकिन अगर मैं समझ लो इसके अराउंड में यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज वाला प्लेट और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला प्लेट रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट आप यहाँ रखते हो तो इसके ऊपर सारा नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव पूरा इधर आ जाएगा, फिर एक नेगेटिव प्लेट यहाँ है। मतलब ये हो जाएगा कि हमारे इनके दोनों प्लेट्स के ऊपर में सिर्फ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, माइनस 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 माइनस। अगर 4 माइनस यहाँ है तो 4 प्लस यहाँ है, तो ये दोनों को अगर मिलाकर देखा जाए तो क्योंकि ये कांटेक्ट में है दोनों भी, तो अगर ये कांटेक्ट में है तो क्या इनका चार्ज 0 हुआ, इनिशियल भी और फाइनल भी, है ना। तो इनिशियल और फाइनल चार्ज 0 हुआ, फिर इसके ऊपर माइनस इंड्यूस हो गया, उतने ही अमाउंट का इसके ऊपर माइनस इंड्यूस हुआ, इस पर प्लस इंड्यूस हुआ, रहेगी नहीं बात सही। अब इस पर 4 प्लस इंड्यूस हुआ तो यहाँ पे 4 माइनस आ जाए, और ये माइनस तो आपका यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो मतलब आपकी बैटरी ने ओवरऑल जितना चार्ज खर्च किया वो चार्ज यहाँ पर जाता है, इस पैलेट पर स्टोर होता है, और यहाँ से इंडक्शन के जरिए वो सारे कैपेसिटर्स पे आ जाता है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि चार्ज रिमेन सेम और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि पोटेंशियल डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिवाइडेड। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड होता है, इसके अक्रॉस में V1 पोटेंशियल, इसके अक्रॉस में V2 पोटेंशियल, इसके अक्रॉस में V3 पोटेंशियल। बात समझ आ रही है ना? देख लो जरा ध्यान से। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसा ही पढ़ाऊंगा और बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखना चाहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हमारी पुरानी आदत है, 10th से हमारी आदत है कि जो डिवाइड होता है हम उसको यूनाइट करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड को यूनाइट करो। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, कैपिटल V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, है कि नहीं बात सही? अच्छा, वी नो दैट
क्या मालूम है हमको, क्या मालूम है, कैपेसिटर इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या हम यहाँ से V1 की वैल्यू निकाल पाएंगे? तो देयरफॉर V क्या हो जाएगा, Q अपॉन C हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लिखना चाहें तो इस इक्वेशन को दोबारा कैसे लिख पाएंगे? इस इक्वेशन को हम लिख पाएंगे V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V की जगह पे कौन आएगा, कैपिटल Q डिवाइड बाय कैपिटल C, C इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, C इक्विवेलेंट। इट इज इक्वल टू V1 को क्या बोलेंगे, Q अपॉन, क्योंकि चार्ज तो सेम है, C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q3 अपॉन C3। नहीं 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 नहीं, ऐसा चलता है क्या कहीं? Q कॉमन निकाल के कट कर दो सब जगह से, तो क्या बचा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 जमा 1 अपॉन C2 जमा 1 अपॉन C3। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ये है हमारा C इक्विवेलेंट, बोले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन, कौन सी नेशन, कॉम्बी वाला नेशन, ठीक है। तो अगर हमने लिखा है ऐसा है, तो क्या हम दो के लिए ऐसा लिख पाएंगे, फॉर टू कैपेसिटर्स, दो कैपेसिटर है आपके पास में, तो आप उसको लिख पाओगे 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, है ना, ऐसा लिख पाओगे। यानी कि अगर 1 अपॉन C2 ना बेटे, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, तो यानी कि अगर मैं उसको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ और रेसिप्रोकल लेता हूँ, तो रेसिप्रोकल लिखने के बाद क्या दिखेगा वो, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना। तो ये हो जाएगा आपका दो के लिए, दो कैपेसिटर है तो, फॉर 3, अगर 3 कैपेसिटर है तो, 3 कैपेसिटर है सीरीज में ये वाले, तो इनके लिए कैसे लिखोगे, C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ये तो है, ये तो है, अरे ये तो सही है, लेकिन मेरा दिल बोल रहा है ऐसा लिखने का, C1 C2 C3 डिवाइडेड बाय C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। अरे समझे, ऐसा होता है, ये याद रखो। तो इस तरह से हम C इक्विवेलेंट ऑफ ये लिख सकते हो। यानी कि बात ये आई है कि अगर मेरे पास में इफ n कैपेसिटर आर इन सीरीज और सबके सब इक्वल है, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 है, उनकी कैपेसिटी अगर सेम है, अगर C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू, ऐसा करते करते सब है, तो आप क्या लिखोगे, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C अपॉन n। जैसे कि रेजिस्टेंस का केस पैरेलल में होता था, वैसा हमारा कैपेसिटर का केस सीरीज में होता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस इन पैरेलल का भी यही आता था, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R बाय n, पैरेलल के अंदर 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ऐसा ही केस आता है आपका रेजिस्टेंस में, वो पैरेलल के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे किसके लिए आया, सीरीज के लिए आया, ठीक है। यहाँ पे किसके लिए आया है, सीरीज के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज याद रखने जैसी है कि देखो यहाँ पे Q कौन है, कांस्टेंट है, Q कैसा है, कांस्टेंट है ये, तो हम क्या बोलेंगे, V इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। क्या है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, ऐसा बोला जाएगा। या फिर एनर्जी ऑल्सो, देखो अगर मैंने लिखा एनर्जी ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होता है, क्योंकि एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हाफ CV स्क्वायर या फिर हाफ QV, है ना, QV ऐसा लेना। एनर्जी वाला कौन सा केस लेंगे, देखो यहाँ लिखो क्या, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ QV, ये ले लो ना, CV स्क्वायर क्यों ले रहे हो, क्योंकि C और V दोनों भी वेरिएबल है, लेकिन ये वाला लो जिसमें एक कांस्टेंट होता है, तो एक कांस्टेंट है तो दूसरा वेरिएबल है, वो V के साथ कैसा है, V और C का रिलेशन कैसा है, इनवर्स। वैसे ही यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, Q कांस्टेंट है तो V का रिलेशन कैसा है, इनवर्स विथ C, तो आप क्या बोलोगे, U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, यहाँ से रिलेशन भी बन जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। चलो देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि तीनों कैपेसिटर्स को जो है वोल्टेज कॉमन मिल रहा है,
ठीक है, वोल्टेज कितना मिल रहा है कॉमन। ये वोल्टेज देखो C1 के अक्रॉस, C2 के अक्रॉस, C3 के अक्रॉस, तीनों के अक्रॉस में है। यानी कि ये वोल्टेज क्या करेगा, अभी यहाँ से पोटेंशियल भेजेगा, यानी कि चार्ज भेजेगा, और ये चार्ज यहाँ पे जाके 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यहाँ पे चार्ज आएगा Q1, इस पे चार्ज आएगा Q2 और इस पे चार्ज आएगा Q3, क्योंकि अब 3 पाथ है उसके पास में, इसीलिए अलग अलग चार्जेस हो जाएंगे। और हम यहाँ देखेंगे कि इसको जो वोल्टेज मिल रहा है वो V है, इसको जो मिल रहा है वो V है, इसको जो मिल रहा है वो V है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन लिख सकते हैं, और वो इक्वेशन इस तरह हो सकती है हमारी, जो डिवाइड होता है उसकी इक्वेशन बनाना। डिवाइड कौन हो रहा है, चार्ज। तो मैं इक्वेशन बनाऊंगा, चार्ज इज इक्वल्स टू चार्ज 1 + 2 + 3, है ना। इस तरह की आपकी चार्ज की इक्वेशन बनेगी। अगर ये वाली इक्वेशन आपके पास में चार्ज की बन रही है, ठीक, तो क्या हम इक्वेशन को ऐसे लिख पाएंगे, कैपिटल Q की जगह पे, क्योंकि हमको मालूम है हमारे पास में एक इक्वेशन है ना, C = Q/V, तो Q = CV होता है। तो मैं कैपिटल Q को अगर ऐसा लिखूं तो C इक्विवेलेंट इंटू V टोटल इज इक्वल्स टू, दूसरे को अगर मैंने Q1 को लिखा C1V1 प्लस C1V2, लेकिन V तो कॉमन है, तो C2V प्लस C3V, है ना, क्योंकि Q = CV होता है और V कांस्टेंट है, इसीलिए आप ऐसे इसमें से V को कॉमन निकाल के कैंसल आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे बचेगा C इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू C1 + C2 + C3, और ऐसे जितने भी होंगे सबके लिए यही चलेगा। हम बोलते हैं कि ये वाला जो है ये केस एग्जैक्टली सिमिलर टू द रेजिस्टेंस इन सीरीज वाला केस हुआ, है ना। तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का अगर हम देखते हैं तो ये दोनों का रिलेशन हमको उल्टा दिखाई दे रहा है बिल्कुल। जो केस यहाँ पे सीरीज का है वो वहाँ पे पैरेलल का है, जो केस यहाँ पे पैरेलल का है वो वहाँ पे सीरीज का है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट है V। अगर मैं लिखता हूँ फॉर्मूला C = Q/V, तो अगर मैं Q को लिखूँ, क्या लिखूँ मैं Q को, CV, मेरे पास कांस्टेंट कौन है V, तो देयरफॉर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी हो गया, है ना, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी हो गया। और U की इक्वेशन अगर मैं फाइंड आउट करूं तो U की इक्वेशन होती है ½ छोड़ दो, कांस्टेंट कौन है, अरे ले लो ना, CV², V कांस्टेंट है, तो C के साथ U कैसा हुआ, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। मतलब कि अगर आप पैरेलल में जोड़ते हो तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर विल चेंज ड्यू टू चेंज इन कैपेसिटी, कैपेसिटी चेंज होगी तो ये भी बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर मेरे पास में 2 कैपेसिटर सीरीज में है, पैरेलल में है, तो फॉर 2 कैपेसिटर इन पैरेलल, अगर पैरेलल में 2 कैपेसिटर है तो मैं लिखूंगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 + C2। अगर 3 है तो for 3 capacitor C equivalent is equals to C1 + C2 + C3, एकदम सिंपल। therefore C equivalent को हम ऐसा भी लिख सकते हैं N टाइम्स C, अगर सब इक्वल कैपेसिटी के कैपेसिटर हो और वो अगर पैरेलल में जोड़े जाएं तो ये जो होता है इक्विवेलेंट, ये आता है आपका N टाइम्स C। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने की चीज़ है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके अंदर ये आएगा कि सीरीज में है या पैरेलल में, और आपको पहचानते ही आपको ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है बोल के, कौन डिस्ट्रीब्यूट होता है कौन नहीं होता है। देखो इसके ऊपर में क्या चार्ज आता है, इसके ऊपर प्लस 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 चार्ज आता है, और इधर में माइनस 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 चार्ज आता है। वैसे ही यहाँ पे भी प्लस 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 और माइनस 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 माइनस, और ये जो चार्ज आ रहा है, अब ये देखो ये माइनस इसके साथ कनेक्टेड है, ये प्लस इसके साथ कनेक्टेड है। मतलब क्या हो रहा है, अब ये इंडक्शन की वजह से नहीं आ रहा है, ये जो है ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो है पोटेंशियल देने की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो वाला केस सीरीज का जैसा था वैसा यूज नहीं कर रहे हो, यहाँ पे चार्ज कंजर्व नहीं होता है, यहाँ पे वोल्टेज रिमेन सेम बिकॉज सारे कैपेसिटर की ब्रांचेस को सेम वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, ये अंडरस्टूड हुआ, लिखो फिर। देखो कुछ कॉम्बिनेशन और डिस्कस करता हूँ। एक तो सीरीज का एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी होता है जिसके अंदर में आपने समझ लो ये प्लेट ली, पहला कैपेसिटर जोड़ा, फिर दूसरा जोड़ दिया, फिर उसके बाद तीसरा, और ऐसा करते करते इनफाइनाइट कैपेसिटर आप जोड़ने लगे, है ना, इन्फिनिटी तक चले गए आप। तो ये आपका फर्स्ट कैपेसिटर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा है।
अब अगर समझ लो यहाँ 10 भी कैपेसिटर अगर होते, यहाँ कितने होते, 10 होते, तो प्लेट्स कितनी लग रही थी, एक को कितने, 2 प्लेट लग रहे, तो 10 को कितने लगेंगे, 20 प्लेट लगेंगे। मतलब अगर यहाँ देखा जाए तो अगर 10 कैपेसिटर हो, है ना, तो 20 प्लेट्स लग रही है। लेकिन अगर सोचा जाए तो हमको ये समझ में आता है कि ये दोनों प्लेट न्यूट्रल है। वैसे देखा जाए तो चार्ज तो इसको मिल रहा प्लस, इसके ऊपर चार्ज माइनस इंड्यूस हो रहा है इधर, इसीलिए प्लस चल जा रहा है। ये प्लस और माइनस मिला के ये तो न्यूट्रल ही रहती है, इनिशियली भी फाइनली भी ये न्यूट्रल रहती है। अच्छा इसको देखो, हेपन न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। अरे तो समझ में ऐसा आ रहा है कि सभी न्यूट्रल है यहाँ पे। तो आखिरी वाले को नेगेटिव मिलने वाला है, पहले वाले को पॉजिटिव मिलने वाला है, बाकी सब न्यूट्रल रहने वाले हैं। तो अपन बोलते हैं कि फिर 2 प्लेट की जरूरत क्या है, 2 प्लेट की जरूरत क्या है। अगर ये दोनों प्लेट को ऐसा हमने अगर एक चिपका दिया एक के पीछे एक, तो नहीं चलता क्या। तो फिर मैंने कैसा किया, मैंने मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने कैसा किया हमारे, कि पहली प्लेट ऐसी लगाई, उसके बाद दूसरी प्लेट लगाई और कहा कि इस पे प्लस चार्ज अगर आता है तो यहाँ माइनस इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ प्लस इंड्यूस हो जाएगा, टेंशन ना लो, ऑटोमेटिक होने वाला है। फिर एक और प्लेट लगा दो, है ना, ऐसा प्लेट लगा दो, एक प्लेट लगाओ, फिर ये दूसरी लगाओ, ये तीसरी लगाओ, चौथी लगाओ, ऐसा करते करते आखिरी प्लेट लगा दो। अब अगर देखा जाए यहाँ पे, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक कैपेसिटर होता है ना, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसा करते करते ये n कैपेसिटर है। n कैपेसिटर के अंदर में अगर यहाँ पे 10 होते, अगर या समझो 3 होते, तो देखो बोला जरा, देखो लॉजिकल, 1 2 3 प्लेट कितने हैं, देखो ये C1, ये C2, ये C3, 3 कैपेसिटर है, प्लेट्स कितने हैं बोलो, प्लेट है 1 2 3 4, मतलब 4 प्लेट 3 कैपेसिटर, तो 11 प्लेट यानी 10 कैपेसिटर हुए, 100 प्लेट यानी 99 कैपेसिटर हुए। तो हमने एक रूल बना लिया कि अगर ऐसे कनेक्शन होंगे सीरीज में तो हम क्या बोलेंगे, इफ n प्लेट्स आर इन सीरीज, तो ये समझ में आया हमको कैपेसिटर कितने हो रहे हैं, देयर आर n-1 कैपेसिटर, ठीक है, n-1 कैपेसिटर इन सीरीज, ये सीरीज में, ठीक है। अगर प्लेट्स ऐसे कनेक्टेड है तो ये सीरीज में, कनेक्शन कैसा है, सीरीज, और कितने कैपेसिटर है, n-1, ठीक है। नोट करो इसको, फटाफट नोट करो, नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ, देखो इंपॉर्टेंट है, समझा ये वाला। देखो आप 2 3 4, ठीक, ऐसे प्लेट लगा दिया, पहली प्लेट, तीसरी प्लेट, पांचवी प्लेट, इन सबको जोड़कर क्या दे दिया, प्लस दे दिया। और ये नंबर की प्लेट, दूसरी प्लेट, 4 नंबर प्लेट और 6 नंबर प्लेट, इसको जोड़कर नेगेटिव दे दिया, है ना, इसको नेगेटिव दे दिया और इसको पॉजिटिव दे दिया। अब कितने कैपेसिटर बने और कैसे लगे हुए हैं, प्लेट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, कैपेसिटर कितने, देखो 1 2 3 4 5, 5 कैपेसिटर, 6 प्लेट, 5 कैपेसिटर इन पैरेलल, समझे। तो क्या हो जाएगा, n प्लेट्स, n-1 कैपेसिटर इन पैरेलल। तो पैरेलल कब होंगे, सीरीज कब होंगे, जब एक को एक जोड़ा जाएगा तो सीरीज, और जब ऑल्टरनेट प्लेट्स, यहाँ पे क्या बोला जाता है इस कनेक्शन को बोला जाता है ऑल्टरनेट प्लेट अरेंजमेंट, ऑल्टरनेट प्लेट प्लस माइनस, ठीक है, ऑल्टरनेट प्लेस प्लस माइनस चार्ज अगर देते हो तो ये वाला कैपेसिटर बनता है। पैरेलल में
n-1 कैपेसिटर, ठीक है। कितने कैपेसिटर? n-1। तो अगर मैं C इक्विवेलेंट निकालो बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट पैरेलल में है बोले तो क्या हो जाएगा? n-1 इंटू C, डायरेक्टली ऐड कर देने का उसको, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। और पहले वाला जो हमने लिया था उसमें क्या होगा? n-1 से डिवाइड हो जाएगा, C डिवाइड बाय n-1। इतने कैपेसिटर बन रहे हैं तो कैपेसिटी डिवाइड हो जाती है। क्या ये बात अच्छे से समझ में आ रही है? ठीक है, ये कॉम्बिनेशन समझाइए पैरेलल में क्यों है। पैरेलल में क्यों है ये भी देख लो। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट अगर बनाऊं तो देखो क्या होगा, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 कैपेसिटर 1 बन रहा। प्लेट नंबर 1 को पॉजिटिव जुड़ा है, प्लेट नंबर 2 को नेगेटिव जुड़ा है। अच्छा, C2 के अंदर भी एक को पॉजिटिव जुड़ा है, एक को नेगेटिव जुड़ा है। ये देखो जरा, एक को पॉजिटिव जुड़ा है, एक को नेगेटिव जुड़ा है, एक को पॉजिटिव जुड़ा है, एक को नेगेटिव जुड़ा है, एक को पॉजिटिव जुड़ा है, एक को नेगेटिव जुड़ा है। कैसे है वो? पैरेलल में ना, तो यही तो है फिर, ठीक है। ये सबको देखो पॉजिटिव 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 जुड़ा है और ये सबको नेगेटिव 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 जुड़ा है, तो मतलब बात तो हुई। अरे है कि नहीं बात सही? ठीक है, ऐसे होता है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन बताता हूँ जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा सताते हैं। अगर आपने मेरे मेथड को फॉलो कर लिए तो ऐसे वाले न्यूमेरिकल्स आपके लिए हलवा हो जाएंगे एकदम, कोई टेंशन लेने का नहीं। और आप में से कोई मेरे को कंप्लेंट नहीं करेगा कि सर ये टाइप के नहीं आ रहे बोल के, तो ठीक है, ये मेरा आपको क्लेम है, गारंटी है आपको। लेकिन वही करना पड़ेगा जैसे मैं सिखा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम बिल्कुल ढंग से जैसे सिखा रहा हूँ वैसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखो ऐसा करते हैं कि एक प्लेट लेते हैं, उसको टर्मिनल ए बोल देते हैं। एक प्लेट लेते हैं, उसको टर्मिनल बी बोल देते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों ही होना थे तो ये तो प्लस और ये माइनस है, कोई ना कोई प्लस कोई ना कोई माइनस और एक कैपेसिटर हो जाता। लेकिन मैंने एक प्लेट ऐसी लगाई और एक प्लेट ऐसी लगाई, ठीक। और ये प्लेट्स लगाने के बाद मैंने ये दोनों प्लेटों को जोड़ दिया ऐसे। जब मैंने इसको जोड़ दिया तो मैं इस प्लेट को नाम दे देता हूँ C। नहीं है तो नाम दे दो, रहता नहीं वैसा नाम, ऐसा रहता है, ये कैपेसिटर ऐसा रहता नहीं उसको नाम। और आपको बोलता है इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालो। क्या निकालने का अपने को? हर जगह इक्विवेलेंट निकालने का। क्या निकालने का है? इक्विवेलेंट। पहले मुझे ये बताओ कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में? समझता कि अपने को नहीं, लेकिन आप समझेंगे क्यों? देखो मैं समझाऊंगा ना राजा, समझ। ए बी और इसको नाम दे दिया मैंने C, ठीक। कैपेसिटर कितने? तो मैं बोलूंगा प्लेट गिन N, तो कैपेसिटर कितने? n-1। मतलब ये हो जाएगा आपका एक कैपेसिटर, ये दूसरा, ये तीसरा, बस ऐसा होता है। हर दो प्लेट के बीच में कैपेसिटर बन रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना कि ऊपर वाली प्लेट और इसमें भी बन रहा सर, ऐसा नहीं होता बेटे, ऐसे बोलने का। देख ध्यान से समझ, ये दो प्लेट है, ये दो प्लेट है, इनके बीच में कैपेसिटी है, इनके बीच में कैपेसिटी है। अच्छा अब देख जरा बनाने का कैसा। यहाँ पे पॉइंट लिख A, यहाँ पे पॉइंट लिखो B और बीच में लिखो C। पहला कैपेसिटर किन दो प्लेट्स के बीच में है? C और A के बीच में। लगा दो, जमा। अरे है कि नहीं? लग गया ना? C1 लिख दूं? लिख दिया। अच्छा ये पॉइंट को P बोलूँगा मैं, क्योंकि ये खुद C है तो इसलिए इसको P बोलना बेहतर रहेगा, P। अच्छा दूसरा कैपेसिटर किसके बीच में है? A और P के बीच में। ये भी A और P के बीच में, अगेन A और P के बीच में, C2। अच्छा तीसरा किसके बीच में है? P और B के बीच में। ये देखो P और B के बीच में, ये वाला C3। बताओ आप क्या कॉम्बिनेशन बना? C1 C2 आर इन पैरेलल, तो क्या हो जाएगा? C1 C2 आर इन पैरेलल। तो सॉल्व कैसे करोगे? ये दोनों का इक्विवेलेंट कर दो। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट कैसा होता है? CP = C1 जमा C2 हो जाता है, डायरेक्ट ऐड कर देने का दोनों को। तो क्या हो जाएगा फिर? A से एक कैपेसिटर बनेगा पॉइंट P तक, फिर P से दूसरा कैपेसिटर बनेगा पॉइंट B तक, है ना। इसको बोलेंगे CP और इसको बोलेंगे C3। अरे जमा कि नहीं? अब ये दोनों सीरीज में है तो फिर इक्विवेलेंट निकालो। CS सीरीज का इक्विवेलेंट क्या होता है? CP × C3 अपॉन CP + C3। अब ये मेरे को कोई नहीं पूछना कि ये आया कैसा बोल के, तो हाँ ठीक है एकदम बिल्कुल। अगर सामने होते और पूछते ना सर ये कैसा आया बोल के, तो मैं क्लास से हकाल देता था। लेकिन क्या करूँ, अब यहाँ पे हकाल भी नहीं सकता आपको क्लास में से, तो अब क्या करेंगे? CS = CP C3 अपॉन CP + C3, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और सीरीज के लिए कैपेसिटर में ये फॉर्मूला यूज हुआ है, खत्म।
पैरेलल में, ये यूज हुआ था। अच्छा, अब ये पॉइंट तो हमको समझा, तो क्या करूँ, इसको बॉक्स बना के रख लूँ, क्योंकि इससे आगे तो ये सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ नहीं है ना आगे, क्या डेटा कुछ दिया नहीं है। तो याद हुआ, समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है। तो ए और बी के इक्विवेलेंट क्या बना, ए और बी का इक्विवेलेंट बना है CP अपॉन CP प्लस C3, इस तरह का कैपेसिटेंस बन गया, ठीक है। चलो एक और दूसरा देखो, एक कैपेसिटर ऐसा, ठीक, दूसरा कैपेसिटर ऐसा, कैपेसिटर है ये, है क्या बोलो, नहीं ना, कौन है ये है दोनों प्लेट्स, एक प्लेट यहां लगा दो और एक प्लेट यहां लगा दो और ऐसा जोड़ दो, जुड़ गए। चलो अब देखते हैं कैपेसिटर, फिर से इसका नाम P रख दो, ठीक है। अब क्या होगा देखो जरा, ये पहला पॉइंट A, अरे ये पॉइंट P, ये पॉइंट B। चलो मुझे बोलो कैपेसिटर कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3, 3 ही है, 3 है, तो कैसे जुड़े हुए हैं, पहला किसके बीच में है, AP के बीच में, AP, दूसरा किसके बीच में है, दूसरा A और B के बीच में, ओ हो, यहाँ है वो, अरे राजा समझा क्या, A और B के बीच में है ये, तो ये इस तरह से लिख दिया मैंने, इसको C2 बोल दिया, और C3 B और P के बीच में है, वाओ दैट्स ग्रेट, बरकरार, क्या समझ में आ रही है बात, इसको लिखते हैं ऐसा। ये हो गए हैं दोनों सीरीज और ये एक पैरेलल, तो आप कैसा निकालेंगे, पहले सीरीज सॉल्व करो कि पहले पैरेलल सॉल्व करो, तो हम बोलते हैं जिसमें ज्यादा उसको पहले करने का, ये सीरीज में है ज्यादा तो पहले करेंगे C1 एंड C3 इन सीरीज, सॉल्व इट C1 C3 अपॉन C1 प्लस C3, इसको यहां बना दो, बन गया, और उसके बाद नीचे एक बना दो, ये भी बन गया, और फिर दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लो, ये CS बन गया, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइनल विल बी CP इज इक्वल टू CAB बोला जाता है, इज इक्वल टू CP प्लस नहीं C2 प्लस CS कर दो, ये हो गया आंसर। अरे समझ गए कि नहीं समझ गए, क्या है, समझे नहीं समझे, बोलो जल्दी। अरे बाबा मेरे को ऐसे लगता है मेरे को और समझाना पड़ेगा, देख फिर नेक्स्ट, कम ऑन टेक दिस, एक प्लेट दूसरी प्लेट दोनों को ज्वाइन कर दिया, इसको टर्मिनल A बोल दिया, एक प्लेट दूसरी प्लेट दोनों को ज्वाइन कर दिया और इसको B बोल दिया, ऐसा कॉम्बिनेशन आ गया। तो बोलो कितने कैपेसिटर कॉम्बिनेशन कैसा निकालेंगे, बोलो जरा, C1 C2 C3, A और B, बस दो ही तो है, A और B दो ही तो है, पहला AB के बीच, दूसरा AB के बीच, तीसरा AB के बीच, अरे वाह पार्टी खत्म हो गई, तो है ना, देख लो जरा, B के दोनों, ये देखो B को इसके साथ भी बना रहे, इसके साथ भी बना रहे और इसके साथ भी बना रहे, मतलब कि ये हो गए तीनों पैरेलल। तो आप क्या लिख दोगे, CP इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, पैरेलल है ना, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, है कि नहीं बात सही, अरे है कि नहीं बात सही, अरे है कि नहीं बात सही, करेक्ट तो है, सही तो है। अब बोलो, चलो इसको क्या करो, आप कितने कैपेसिटर, सबसे पहले वो गिनो, 1 2 3 4, है ना, 4 कैपेसिटर, पहला किसके बीच में, अब ये देखो A और B तो मिल गए अपने को, ये कौन है, ये P होगा शायद, अपना नया होगा कोई तो भी, चलो नया वीडियो बना दिया अपने, उसको A, यहाँ पे P, यहाँ पे B,
बी ए, पहला किसके बीच में, ए और बी के बीच में, लगा दो, फिर लगा दिया सर। दूसरा बोलो, दूसरा किसके बीच में, ए और बी के 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 बीच में। अच्छा, तीसरा किसके बीच में, पी और बी के बीच में, ऐसा लगा दिया इसको। और चौथा किसके बीच में, पी और बी के बीच में, अगेन। तो इसको फिर से लिखते हुए ये लिख दिया। आप कैसे सॉल्व करेंगे बोलो? अरे बोलो, ये C4 है, ये C3 है, ये ए और बी के बीच में कौन है भाई? C2 है, एंड ये C1 है। बताओ जरा, पहले किसको सॉल्व करूं? पहले CP निकालो, CP निकालो ये दोनों का, C3 प्लस C4 करो उसको, फिर वो CP को C1 के साथ सीरीज करो, C1 प्लस CP, मल्टीप्लाई में ऊपर और डिवाइड में नीचे, है ना, ऐसा। और फिर ये CS और CP, क्योंकि यहाँ पे CP है, यहाँ CS है, वो दोनों, क्या किया मैंने, CP और C1 को मिलाकर CS बना दिया, ठीक। अब CS है और C2 है, तो वो बनाएंगे पैरेलल, फिर ये आपका बनेगा CAB इज इक्वल टू, यहाँ पे सबका मिला के एक कैपेसिटर आ चुका है, उसका नाम है CS, ये है वो CS, और नीचे C2 है, तो मैं बोलूँगा कि दोनों का पैरेलल कर दो, तो आप कर दोगे CS प्लस C2। ये है फाइनल आंसर, ठीक है। वैल्यूज रख के देख लो, वैल्यूज कैसे रखोगे, ये इसको 2 माइक्रोफैरड बना दो, इसको 3 माइक्रोफैरड बना दो, लेकिन ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर C के अंदर में आंसर निकालना पड़ता है, आंसर इन द केस इन द फॉर्म ऑफ C निकालना पड़ता है। सबका कैपेसिटेंस C समझ लो, ठीक है, सबका कैपेसिटेंस अगर C है तो क्या होगा, अगर यही केस को ले लो फिर से, अगर सबका कैपेसिटेंस C है तो CP की वैल्यू क्या हो जाएगी, CP की वैल्यू हो जाएगी C प्लस C बोले तो 2C, है ना, और CS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, CS की वैल्यू इफ ऑल आर C, सारे कैपेसिटेंस अगर C है तो CS की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो जरा, ये CP कितना है 2C और ये कितना है C, तो C इंटू 2C अपॉन C प्लस 2C, है कि नहीं बात सही, तो कितना हो जाएगा 2C स्क्वायर अपॉन 3C, CC गेट्स कैंसल, कितना बचा 2/3C। याद कर लो ये चीज़ें, 2C के साथ सीरीज में अगर C आता है, 2C के साथ सीरीज में C आता है तो कितना वैल्यू आएगा 2/3C आएगा, रट लेने का, ये वैल्यू को बार बार लिखने में बहुत आती है वो, ठीक है। ये CS उसके बाद में ऐड हो रहा है C2 के साथ, तो CAB की वैल्यू कितनी बन रही, CAB की वैल्यू बन रही है CS बोले तो 2/3C प्लस C, है ना, C2 की वैल्यू भी C है, तो कितना हो जाएगा ये 5C/3, 5C/3, ये फाइनल है आपका। लो निकल गया, समझा, ऐसा लिखने का। देखो ऐसा दिया है और अपने को बोला है कि अगर ये डिस्टेंस d है और ये डिस्टेंस भी d है तो बताइए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी, ठीक है। इक्विवेलेंट, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी, C इक्विवेलेंट इन द फॉर्म ऑफ एरिया A और डिस्टेंस d। अगर एरिया A है इसमें तो एरिया ऑफ प्लेट कितना है A, तो इस फॉर्म में अपने को निकाल के देना है। तो अपन बोलेंगे चलो ठीक है, ऐसे निकालना है तो पहले समझ लेते हैं कैपेसिटर है कितने, यहाँ पे कितने कैपेसिटर दिख रहे हैं, देखो जरा, प्लेट कितने हैं 4, तो कैपेसिटर कितने बने 3, गलत, बनता ही नहीं, कैसे बनेंगे, देखो जरा, अगर आप बोलते हो ये B है और ये A प्लेट है, ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ये A है ये B है, पहला कैपेसिटर ये A और B के बीच में है, बना दिया। अच्छा, ये कैपेसिटर किसके बीच में आ रहा, कैपेसिटर है क्या वो पहले वो चेक कर लो उसको, क्योंकि उसके दोनों टर्मिनल शॉर्टेड है। अगर मैं इसको प्लस देता हूँ इसको माइनस देता हूँ तो यहाँ पे सारा के सारा माइनस जनरेट हो रहा है, यहाँ प्लस जनरेट हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस जनरेट हो रहा है और यहाँ माइनस जनरेट हो रहा है कि नहीं बात सही। तो कैपेसिटर कितने हुए इफेक्टिवली, प्लस प्लस के बीच में तो कैपेसिटर नहीं आता ना, तो एक कैपेसिटर यहाँ हुआ C2 और एक यहाँ हुआ C1, बस ऐसा है, ये देखो ऐसा है केस, ये है B और ये है A, ऐसा है, ये C1 है और ये C2 है, तो हम क्या बोलेंगे CAB की वैल्यू कितनी हो गई C1 प्लस C2। अब C1 और C2 की वैल्यूज लिख लेते हैं।
तो C1 इज इक्वल्स टू ए के एप्सिलॉन 0 बाई डी ना, ए के एप्सिलॉन 0 बाई डी। दूसरे को लिखो ए के एप्सिलॉन 0 बाई डी। वाह जी वाह। तो सी ए बी कितना हुआ 2a के एप्सिलॉन 0 बाई डी। ये आंसर है, खत्म। ये बस अलग था थोड़ा सा, जिसके अंदर मैं आपको जो है तो दोनों प्लेट शॉर्ट सर्किटेड दिया था, है ना, यानी कि ये दोनों प्लेट सेम थी। तो ये कॉम्बिनेशन वैसा नहीं है, ऑल्टरनेट जैसा लगाते हैं ना वैसा नहीं है, इसलिए n-1 नहीं बने इसके अंदर में। समझ में आई बात, एकदम लॉजिकल है। ठीक है, यहाँ तक की बात सब लॉजिकल समझ रही है। तो ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल आपके पास में होगा, कर लो, ले लो, उठा लो। और अगर नहीं समझ में आता है और आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं भी करना नहीं आया अगर, तो मेरे को भेजो, कितने भी क्वेश्चन है आप मेरे को भेजो, बताओ। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल बताता हूँ। देखो, ये एक प्लेट ले लो, इसको टर्मिनल ए दे दो। ये दूसरी प्लेट 3 4 7 प्लेट ले लो, ये दोनों को जोड़ दो, है ना, ये दोनों को जोड़ दो, ऐसा कर दो। और क्या करोगे, इसको तो ए दे दिया था, ये इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको बी बना दो, इसको प्लेट बी बना दो। ठीक, एक प्लेट एक्स्ट्रा हो गई क्या, तो कुछ नहीं कर सकते, फिर इसको रहने दो, रहने दो, मज़ा आती है, रहने दो। कितने प्लेट है देखो, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेट है। कुछ बच्चे बोलते 6 कैपेसिटर बनना चाहिए, बनाओ, बनते 6, देखो ज़रा, नहीं बनते। ये एक एक्स्ट्रा है तो इसको नाम P दे दो, ये एक और लूप एक्स्ट्रा है तो इसको नाम Q दे दो, और इसको R दे दो। ठीक है, चलो अब देखते हैं कैपेसिटर किस किस के बीच में। इसको मैं देता हूं पॉजिटिव, है ना, इसको मैं देता हूं नेगेटिव। बस फिर अगर मैं इसको नेगेटिव दे दिया तो देखो जरा कैपेसिटर कितने बन रहे, यहाँ पे बन रहा C1, यहाँ पे बन रहा C2, यहाँ पे बन रहा C3, यहाँ पे बन रहा C4, यहाँ पे बन रहा C5। क्या इनके इसके ऊपर में कोई चार्ज है ये प्लेट पे? नहीं है। अगर नहीं है तो ये कैपेसिटर ही नहीं बनता, ये कैपेसिटर ही नहीं है, तो 6 कैपेसिटर बनते ही नहीं है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कैपेसिटर बन सकता है। ठीक है ना, अगर बाय चांस ये पॉजिटिव हुआ तो यहाँ कैपेसिटर आ सकता है, ना तो नहीं आ सकता। अब लगाओ इनको, कैसे जोड़ोगे, ए पी क्यू और बी। ठीक है, ऐसा जोड़ दो। अब देखो पहला कैपेसिटर किसके बीच में है, ए पी के बीच में, जोड़ दो, लग गया, ओके। दूसरा किसके बीच में है, पी और क्यू के बीच में, तो पी और क्यू के बीच में, नाइस। दूसरा तीसरा किसके बीच में है, क्यू और पी, अगेन क्यू और पी के बीच में, वेरी नाइस। नेक्स्ट C4 किसके बीच में है, नाम लिख दूंगे, इसका नाम है C1, इसका नाम है C2, इसका नाम है C3। C4 किसके बीच में, देखो P और Q, अगेन P और Q के बीच में, तो इसको भी यहीं से बना देंगे, वेरी नाइस। C4 C5 किसके बीच में है, Q और B के बीच में, तो इसको क्या लिख दूं, C5। एक बाय चांस अगर B के बाद में ये पॉजिटिव होता तो R के साथ B का एक और के बन जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे एक और काम ऐसे हो सकता है कि हो सकता क्या, हो सकता है अगर यहाँ पे एक प्लेट ऐसी डाला और वो प्लेट जोड़कर इसको जोड़ के लिया, तो ए और बी के बीच में कैपेसिटर बन सकता है फिर, क्योंकि ये बी है तो इसको भी क्या जाएगा, बी जाएगा, इसको, है ना, इसको बी जाएगा, बी और ए के बीच में भी एक कैपेसिटर आ सकता है, लेकिन अभी अपने को उसको नहीं बनाना है, बना तो सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल तो है। तो ए और बी के बीच में अगर जोड़ना चाहो तो एक जोड़ सकते हो। ठीक, ऐसा ये बन गया आपका। अब क्या करो, ये तीनों का पैरेलल ले लो, तो क्या हो जाएगा आपका, CP इज इक्वल टू सब C है, समझो C C C, 3 पैरेलल है तो क्या हो जाएगा 3C। फिर कैसा बन जाएगा ये, 1C 2C 3C, काय में ये C5 C1 और ये सबका पैरेलल में एडिशन होगा डायरेक्टली, तो ये कितना बन गया, 3C बन गया। ये कितना है C और ये कितना है C। अब इनको सीरीज कर दो, सीरीज कर दोगे तो क्या आ जाएगा, फाइनल इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, AB इज इक्वल टू, सीरीज करोगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन में लिख लो,
1 अपॉन सी ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन 3c प्लस 1 अपॉन सी। ठीक है, तो इसमें 3c कॉमन निकाल दिया तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 3, है ना, 7/3c, 7/3c नीचे आएगा 7/3c। तो सी ए बी की वैल्यू कितनी बन रही, सी ए बी इज इक्वल टू 3/7c। देख लो ज़रा मैंने कहीं गलती की है क्या, तो नहीं की है तो लिख लो फिर। कॉम्बिनेशन ऐसे है आपके पास में, आप जैसा बनाना है वैसे बना लो। समझ में आई बात यहाँ तक के? ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा पढ़ने वाले हैं। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं तो उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आता है, हर एक पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आता है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए अभी शुरू नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर में आपको समझना पड़ेगा प्लेट्स कैसे अरेंज होते हैं, उसके ऊपर चार्ज कैसे अरेंज होता है। और सीरीज पैरेलल पढ़ने के लिए तो अरे भाई अभी पूरा एपिसोड लगेगा, उसके लिए तो एक एपिसोड 2 एपिसोड कंप्लीट सीरीज पैरेलल पढ़ने के लिए लगेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल सीरीज सर्किट सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जॉइन अस, डू जॉइन अस, और अब तक के पूरा जो मिल रहा है वो सबको सब अच्छे से पढ़ के याद करो। ठीक है, गुड।